कानपुर के पास बहती गंगा के किनारे दो नजदीकी गांव थे, रामपुर और सीतापुर। दोनों गांव के बीच दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिंदगी और सोच में बड़ा फर्क था। इन्हीं दो गांव में शादी के बाद दो बहनें रहती थीं, ममता और सुमन। ममता रामपुर में रहती थी। उसका घर सादा था, आमदनी कम थी, लेकिन घर में सुकून था। उसकी एक छोटी बेटी थी, जिसे वह अपनी पूरी दुनिया मानती थी। ममता अपनी बेटी को अक्सर कहती थी, बेटी, इंसान की पहचान पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है। पास के ही गांव सीतापुर में सुमन रहती थी। उसका घर बड़ा था और पति का कारोबार अच्छा चलता था। सुमन को अपने पैसे का बहुत घमंड था। वह बात बात में अपनी हैसियत दिखाती और दूसरों को कमतर समझती थी। उसे सिर्फ अपना फायदा दिखाई देता था। किसी के दुख सुख से उसे कोई मतलब नहीं था। पैसे के दम पर वह हर रिश्ते को तौलती थी। उसका एक छोटा बेटा था। सुमन उसे महंगे कपड़े पहनाती और लोगों से कहती, मेरा बेटा बड़े घर का है, इसे किसी चीज की कमी नहीं हो। रामपुर और सीतापुर एक दूसरे के बहुत पास थे। रास्ता भी रोज का था, लेकिन फिर भी दोनों बहनों के दिलों में दूरी बढ़ती जा रही थी। ममता सादगी और प्यार से अपनी जिंदगी चला रही थी, जबकि सुमन घमंड और दिखावे में उलझी रहती थी। दोनों गांवों के बीच गंगा बहती थी, मानो चुपचाप सब देख रही हो और इंतजार कर रही हो कि समय बताएगा आखिर सही कौन है। सीतापुर में सुमन के बेटे का जन्मदिन था। घर में सुबह से ही तरह तरह के पकवान बन रहे थे। पूड़ी, सब्जी, मिठाई, सब कुछ भरपूर था। पूरे गांव को न्योता दिया गया था। आंगन सजा हुआ था और मेहमानों की आवाजाही लगी हुई थी। सुमन हर इंतजाम पर नजर रखे हुए थी। ये जन्मदिन उसके लिए सिर्फ बच्चे की खुशी नहीं, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने का मौका था। नया कपड़ा पहने उसका बेटा सबका ध्यान खींच रहा था। सीतापुर की गलियों में उस दिन बस उसी घर की चर्चा थी। घर के भीतर तैयारियों की आवाजें आ रही थीं। सुमन इधर उधर के इंतजाम देख रही थी। तभी उसका पति भी घर आ जाता है। आज तो घर में काफी भीड़ रहने वाली है। गांव के सब लोगों को समय से बता दिया है ना? हाँ जी, मैंने पहले ही सबको कह दिया था। कुछ लोग तो सुबह से ही आने लगे हैं। अच्छा है, ऐसे मौकों पे अगर कोई छूट जाए तो बाद में बुरा लगता है। हाँ, यही सोचकर मैंने सबको याद रखा है। और तुमने अपनी दीदी को भी खबर कर दी थी ना? वो पास ही रहती हैं। अगर बुलावा ना पहुंचे तो उन्हें भी अजीब लग सकता है। हाँ, उनसे बात तो हुई थी। मैंने कहा था कि आज घर में कार्यक्रम है। ठीक है, आए तो अच्छा रहेगा, आखिर परिवार के लोग हैं। देखते हैं जी। असल में सुमन ने ममता को साफ तौर पर कोई निमंत्रण नहीं दिया था। वह नहीं चाहती थी कि दीदी उस दिन उसके घर आए। उसे लगता था कि उसकी सादगी और हालात उसके रुतबे के सामने अलग नजर आएंगे। इसी डर और घमंड में उसने सच छुपा लिया था। ममता घर के भीतर अपनी बेटी के साथ खेल रही थी। तभी उसका पति मोहन बाहर से आया। आते ही उसने बिना किसी भूमिका के बात शुरू कर दी। ममता, आज सीतापुर में तुम्हारी बहन के घर बहुत बड़ा आयोजन है। सुबह से ही पूरे गांव में उसी की चर्चा है। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। अचानक कैसे? उसके बेटे का जन्मदिन है। सुना है ऐसा इंतजाम किया है कि शादी जैसा माहौल बना दिया है। हर गली में उसी की बातें हो रही हैं। फिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर कार्यक्रम इतना बड़ा है तो एक बात तो कह सकती थी। यही बात मुझे भी खटकी। पूछताछ की तो पता चला कि उसने सबको बुलाया है, लेकिन तुम्हारा नाम किसी सूची में नहीं था। तो ये जानबूझकर किया गया है? हाँ, मुझे तो यही लगता है। वो नहीं चाहती कि तुम वहाँ जाओ। लेकिन मैं उसकी दीदी हूँ। इतना तो रिश्ता बनता है कि खबर दे। रिश्ते जब दिखावे से टकराते हैं तो अक्सर पीछे छूट जाते हैं। फिर भी मेरी राय में तुम्हें जाना चाहिए। बिना बुलावे जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग क्या सोचेंगे? लोग तो वैसे भी कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन अगर तुम नहीं गई तो वही बात और बड़ी हो जाएगी। मैं कोई तमाशा नहीं बनना चाहती। तुम तमाशा नहीं बनोगी। तुम बस एक बहन की तरह जाओगी, बच्चे को आशीर्वाद दोगी और लौट आओगी। ठीक है, बच्चे की खुशी के लिए मैं जाऊंगी। यही ठीक है, देर मत करना, भीड़ बढ़ती जा रही होगी। ममता ने धीरे से सिर हिलाया। आंखों में दर्द था, लेकिन फैसले में मजबूती भी।
फिर ममता अपनी बेटी के साथ सीतापुर के लिए निकल गई। ममता के पास कोई खास या अच्छे कपड़े नहीं थे, इसलिए जो कपड़े वह रोज पहनती थी उन्हीं में वह निकल गई। उसे दिखावे से ज्यादा बहन के घर पहुंचना जरूरी लगा। कुछ ही समय में ममता अपनी बहन के घर पहुंच जाती है। घर के बाहर लोगों की आवाजें आ रही थीं। अंदर किसी कार्यक्रम की हलचल साफ महसूस हो रही थी। बिना किसी को रोके सीधे घर के अंदर चली गई। ममता जैसे ही घर के अंदर गई, उसने देखा कि अंदर पूजा चल रही है। वह बिना कुछ कहे सीधे जाकर पूजा में बैठ गई। थोड़ी देर बाद सुमन की नजर उस पर पड़ी। ममता को अचानक वहां देखकर सुमन एक पल को हैरान रह गई, लेकिन पूजा चल रही थी, इसलिए वह ममता से कुछ कह नहीं पाई। सुमन ममता को एक अंदर वाले कमरे में ले जाती है। अरे दीदी, आज के दिन तो कुछ ढंग का पहन लेती। यहाँ इतने बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं और आप वही पुरानी सस्ती सी साड़ी पहनकर चली आई। बच्ची को भी ठीक से तैयार नहीं किया। अरे बहन, जल्दी जल्दी में रह गया। मुझे लगा कहीं देर ना हो जाए, इसलिए जो पहनी थी उसी में निकल आई। इसीलिए तो मैं तुम्हें बुलाती नहीं हूँ दीदी। तुम मेरी इज्जत का सत्यानाश कर देती हो। यहाँ लोग क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अब तुम दोनों इसी कमरे में रहोगी, बाहर मत आना। और अगर कोई पूछ ले तो ये मत कहना कि तुम मेरी बहन हो, कह देना दूर की पहचान हो। थोड़ी देर में केक कटेगा, मैं नौकर से कह दूंगी यहीं तुम्हारे लिए भेज देगा, यहीं खा लेना। उसके बाद पीछे वाले दरवाजे से चुपचाप चली जाना। इतना कहकर सुमन कमरे से बाहर चली जाती है। ममता वहीं खड़ी रह गई। न कोई शिकायत, न कोई सवाल। जिस घर में वह बहन बनकर आई थी, वहीं उसे अपनी ही गरीबी का बोझ समझा गया। दिल भारी था, लेकिन आंखें अब भी खामोश थीं। अम्मा, मौसी गुस्से में क्यों है? हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। नहीं बेटा, हमारी ही गलती है। हमें बिना बुलाए मौसी के यहाँ नहीं आना चाहिए था। अम्मा, लेकिन मौसी ने हमें क्यों नहीं बुलाया? मौसी ने तो मेरी सारी सहेलियों को बुला लिया है, फिर हमें क्यों नहीं बुलाया? पता नहीं बेटी, शायद इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम गरीब हैं। अम्मा, तो क्या अब हमें वहाँ बाहर नहीं जाने मिलेगा जहाँ केक कटने वाला है? क्या अब हमें इसी कमरे में ही रहना होगा? बेटा, मौसी ने हमें वहाँ जाने से मना किया है। अब हम इस कमरे में भी नहीं रुकेंगे। चलो अब अपने घर चलते हैं। लेकिन अम्मा, क्या हम बिना केक खाए ही चले जाएंगे? आप तो जानती हो ना मुझे केक कितना पसंद है। चलो बेटा, कोई बात नहीं, हम बाजार से तुम्हारे लिए केक खरीद लेंगे। ममता किसी को बिना बताए पीछे वाले दरवाजे से चली जाती है। उधर सुमन अपने बेटे का जन्मदिन मनाने में लगी थी। मेहमानों के बीच हंसती बोलती, व्यस्त इतनी कि उसे पता ही नहीं चला ममता कब की वहां से जा चुकी थी। ममता अपनी बेटी के साथ सुमन के घर से निकल चुकी थी। दोनों अभी रास्ते में थी। दिल भारी था, कदम धीरे धीरे उठ रहे थे। पीछे शोर और रोशनी थी और आगे सिर्फ खामोशी। बेटी चुपचाप चल रही थी। ममता की आंखों में भी कुछ आंसू छिपे थे। इस सन्नाटे में सिर्फ उनका दिल एक दूसरे की बात समझ रहा था। कुछ देर बाद ममता अपनी बेटी के साथ अपने घर पहुंच जाती है। घर के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। ममता जैसे ही अंदर कदम रखती है, उसका पति उसे देखता है और हैरानी से पूछ बैठता है, इतनी जल्दी वापस आ गई? क्या हुआ वहाँ? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए जल्दी लौट आई। वहां रहकर अपने होने का बोझ लगने लगा था। हर सांस में अपनापन कम और परायापन ज्यादा था। क्या हुआ ममता? तुम्हारी आवाज से लग रहा है कुछ बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि बात छोटी नहीं है। बोल दो, दिल हल्का हो जाएगा। बुरा नहीं, बस आज फिर समझ आ गया कि हमारी जगह वहां नहीं है। कुछ घर सिर्फ नाम के अपने होते हैं। जहां इज्जत ना हो, वहां रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं। किसने कुछ कहा क्या? सुमन ने? अगर उसने कुछ बोला है तो बता दो, मैं चुप नहीं रहूंगा। कम से कम सच तो सामने आए। फिर ममता ने धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी सुमन के घर उसके साथ हुआ था। कुछ बातें शब्दों में थीं और कुछ उसकी चुप्पी में ही साफ झलक रही थी। ममता, तुमने जो सहा वो सुनकर दिल भारी हो गया।
गरीबी कोई गुनाह नहीं होती, पर अपनों का ऐसा बर्ताव सबसे ज्यादा चोट देता है। तुम्हारी इज्जत मेरे लिए सबसे ऊपर है। जिस घर में सम्मान न मिले वहां जाना मजबूरी नहीं होता। तुमने कोई गलती नहीं की, गलती वहां थी जहां रिश्तों से ज्यादा दिखावे की कीमत थी। अब इस बात को यहीं छोड़ देते हैं ममता। जो हो गया वो बीत गया। हम अपने आत्मसम्मान के साथ जी रहे हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। इतना कहकर बात वहीं थम गई। घर फिर से शांत हो गया और उस खामोशी में ममता ने पहली बार थोड़ा सुकून महसूस किया। अगले दिन ममता का पति रोज की तरह खेत में काम करने चला गया। धूप तेज थी, मगर घर चलाने की मजबूरी उसके कदम रोक नहीं सकती थी। ममता का पति खेत में खुदाई का काम कर रहा था। मिट्टी सख्त थी, धूप तेज थी और पसीना लगातार बह रहा था। खुदाई करते समय फावड़ा अचानक किसी सख्त चीज से टकराया। आवाज आते ही वह चौंक कर रुक गया। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो सकता है। फिर ध्यान से देखने लगा। जमीन में एक पुराना संदूक दबा हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखों में हैरानी थी और मन में एक अनजाना डर। ममता का पति खेत से मिला संदूक सीधे घर ले आया। घर आकर जैसे ही उसने संदूक खोला, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक सोने से भरा था। खुशी से दोनों के चेहरे खिल उठे। कुछ ही समय बाद ममता और उसके पति ने एक नया मकान खरीद लिया। पक्का घर, खुला आंगन और दरवाजे पर नई शुरुआत की खुशबू थी। जो सपने कभी दूर लगते थे, अब वे उस घर की दीवारों में हकीकत बनकर खड़े थे। इधर सुमन के पति के रेस्टोरेंट में अब ग्राहक कम आने लगे थे। दिन भर चूल्हा जलता, पर मेजें खाली रहती। आमदनी घटती जा रही थी और हर गुजरते दिन के साथ नुकसान बढ़ता चला जा रहा था। जब हालात और बिगड़ गए तो सुमन का घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। रेस्टोरेंट का नुकसान अब छिपाया नहीं जा सकता था। घर में चिंता थी और दिल में डर। आखिरकार एक दिन सुमन ने हिम्मत की। वह ममता के पास मदद मांगने जाने का फैसला कर बैठी। सुमन ममता के घर पहुंची। नजरें झुकी थीं, आवाज कांप रही थी। सुमन बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, जो मैं इतना घमंड कर बैठी और उस दिन मैंने आपको भी बुरा भला कहा था। मुझे माफ कर दो दीदी। गलती हर किसी से होती है। बुरे वक्त में ही तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। साथ देने से ही मुश्किलें आसान लगती हैं और हर कठिनाई के बाद खुशियां जरूर आती हैं। कभी कभी सच्चा रिश्ता माफी और मदद से ही मजबूत होता है। अब दोनों बहनें एक ही राह पर हैं। एक दूसरे का सहारा बनकर हर मुश्किल में साथ चलती हैं।